नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, हम लोगों की एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें आज हमारा 5वां अध्याय है, जिसका नाम है उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज़। दोस्तों, हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ को हिंदी में आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। उसी क्रम में हमारा 5वां अध्याय है, तो आज आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न क्या कहता है। देखिए, द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में शामिल आर्थिक क्रियाएं या कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित करना या प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा सहायता प्रदान करना। तीसरा, इसमें कृषि, मत्स्य पालन और संग्रहण शामिल है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है द्वितीयक क्रियाकलाप के बारे में। तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित करना द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। अब देखिए दोस्तों, ये द्वितीयक क्रियाकलाप या प्राथमिक क्रियाकलाप या तृतीयक क्रियाकलाप क्या हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, पौधे से कोई भी उत्पाद तैयार होता है, उससे लेकर के उसके रूपांतरण तक में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं, वो सारी आर्थिक क्रियाएं आपके क्रियाकलाप कहते हैं। इन आर्थिक क्रियाकलापों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपकी प्राथमिक क्रियाकलाप, दूसरा आपकी द्वितीयक क्रियाकलाप, तीसरा आपकी तृतीयक क्रियाकलाप। तो दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को कुछ शब्दों में इस प्रकार समझाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए खाद डाली जाती है और फिर उससे गेहूँ तैयार किया जाता है, तो ये आपकी प्राथमिक क्रिया है। और दोस्तों, फिर उस गेहूँ को काट कर मंडी तक ले जाया जाता है और उस गेहूँ को पीस कर आटा बनाया जाता है, यानी कि उत्पाद बनाया जाता है। ओके दोस्तों, उसके उपरांत दोस्तों ये कारखानों में और घरों में भेजा जाता है। तो दोस्तों, पीस करके आपके डबल रोटी बनाई जाती है, बिस्कुट बनाए जाते हैं। ये बनाने की प्रक्रिया आपकी द्वितीयक क्रिया आती है, जो यहाँ पर आपको दिया गया पॉइंट नंबर दूसरे में, कि कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित करना, जैसे गेहूं से रोटी बनाना, डबल रोटी बनाना, बिस्कुट बनाना। अब दोस्तों, तृतीयक क्रिया में क्या आती है। देखिए, तृतीयक क्रिया वह क्रिया दोस्तों जिसके माध्यम से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि दोस्तों, सामान को जिसके इसके अंतर्गत दोस्तों ट्रांसपोर्ट शामिल हो जाता है, यातायात के साधन शामिल हो जाते हैं, व्यापार शामिल हो जाता है, बैंकिंग शामिल हो जाता है, बीमा और विज्ञापन, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, उद्योगों एवं उनके संबंधित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला आपका लौह एवं इस्पात। तो दोस्तों, लौह एवं इस्पात जो है आपका वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। दूसरा आपका कोयला उद्योग। कोयला उद्योग आपका खनन से संबंधित है, क्योंकि कोयले को खनन करके निकाला जाता है। तीसरा आपका पर्यटन उद्योग। दोस्तों, पर्यटन उद्योग सेवा देने से संबंधित है। थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में कर देता हूँ दोस्तों। देखिए, उद्योगों का संबंध किसी न किसी आर्थिक गतिविधि से होता है दोस्तों, और वह गतिविधियां उत्पन्न करने, जैसे कि दोस्तों गेहूं उगाने, पेड़ उगाने, फसल तैयार करने, पशुपालन, किसी न किसी से संबंधित होती है। जैसे दोस्तों, कागज़ बनाने के लिए लकड़ी की और लुगदी की आवश्यकता होती है, जो पेड़ों से मिलती है। तो दोस्तों, खनिजों का निष्कर्षण करने के लिए जैसे लोहा, पेट्रोल, कोयला, गैस, सोना, चांदी, पत्थर आदि पृथ्वी के अंदर निकालने से संबंधित भी आर्थिक गतिविधियां हो सकती हैं। दोस्तों, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थरों का खनन किया जाता है, तो वो भी एक आर्थिक गतिविधि है। और दोस्तों, सेवाओं की व्यवस्था करना, जैसे दोस्तों ट्रांसपोर्ट, बस, रेल, जहाज, एरोप्लेन, ये सारी की सारी आपकी सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्योगों के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा, उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर, या दोस्तों स्वामित्व के आधार पर, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर भी किया जाता है, आकार के आधार पर भी किया जाता है और स्वामित्व के आधार पर भी किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आपके सारे विकल्प जो ऊपर दे रखे हैं वो बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4, कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन सा है दोस्तों। कृषि आधारित उद्योग है, खनिज उद्योग है, या समुद्र आधारित है, या वन आधारित। तो दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, केवल पहला यानी कृषि आधारित, या फिर केवल आपका दूसरा खनिज आधारित,
या तीसरा और चौथा समुद्र व वन आधारित या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सारे ऊपर जितने भी आपके उद्योग दे रखे हैं, चाहे वो कृषि आधारित हो, चाहे वो समुद्र आधारित हो, चाहे वो खनिज आधारित हो या वन आधारित हो, सारे के सारे उद्योग आपके कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए दोस्तों, देखिए कृषि आधारित उद्योग दोस्तों, कच्चा माल क्या होता है दोस्तों, वनस्पतियाँ हो सकती हैं, जंतुओं द्वारा और जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि दोस्तों शहद, चमड़ा वगैरह जिसका उपयोग करते हैं, खाद्य संसाधन हो सकते हैं, वनस्पति तेल हो सकता है, जैसे सरसों से तेल निकाला जाता है, सूती वस्त्र हो सकता है, डेयरी उत्पाद हो सकते हैं, भैंसों और गायों से दूध का प्राप्त करना, चर्म उद्योग हो सकता है, चमड़ा प्राप्त करना। और खनिज उद्योग किसे कहते हैं दोस्तों, खनिज उद्योग दोस्तों खनिज अयस्क कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है दोस्तों, जैसे कि कोयला होता है आपका, पेट्रोलियम होता है। देखिए जैसे कि अयस्क से निर्मित लोहे का उपयोग किस लिए किया जाता है, मशीन बनाने के लिए, भवन निर्माण सामग्री के लिए, रेल के डिब्बे बनाने के लिए किया जाता है। तो ये खनिज आधारित उद्योग हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों समुद्र आधारित उद्योग, तो दोस्तों महासागरों और सागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे दोस्तों समुद्र में से मछली पकड़ना, समुद्र से तेल निकालना आदि। अब दोस्तों वन आधारित उद्योग क्या है, वनों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसे कच्चे माल के रूप में यूज़ करना, जैसे दोस्तों कागज़ बनाने के लिए लुगदी का प्रयोग करना, औषधीय रसायन और फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करना। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 5वां, देखिए आकार के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा दोस्तों, एक तो लघु आकार के उद्योग और एक बृहत आकार के उद्योग। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, केवल पहला सही है और केवल दूसरा सही है, केवल पहला सही है और दूसरा सत्य है, पहला व दूसरा दोनों सत्य है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर दोनों विकल्प सही हैं, क्योंकि उद्योग जो होते हैं आकार के आधार पर पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा पर डिपेंड करते हैं। और दूसरा दोस्तों उद्योगों का जो आपका आधार होता है वो दो प्रकार के होते हैं उद्योग, एक तो लघु आकार के उद्योग और एक बृहद आकार के उद्योग। देखिए दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ आपको, कुटीर या घरेलू उद्योग जो होते हैं घरों पर किए जाते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं दोस्तों, जिसमें दोस्तों दस्तकार वो कहलाते हैं जो हाथ से काम करते हैं। दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, जैसे कुम्हार और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं दोस्तों। और दोस्तों बड़े पैमानों पर उद्योग जो बड़ी पूंजी लगा करके किए जाते हैं, जो बृहत आकार के उद्योग कहलाते हैं, जो बड़ी पूंजी लगा करके होते हैं, जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इनमें उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, जैसे मोटरसाइकिल बनाना, फ्रिज बनाना। ओके दोस्तों, और दोस्तों रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से दोस्तों, रेशम की बुनाई का उद्योग और खाद्य प्रक्रमण का उद्योग। और दोस्तों ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन जो है, जैसे मैंने बताया मोबाइल का, फ्रिज का, एसी का, तो ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6, मारुति उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है, निजी क्षेत्र के से, राज्य स्वामित्व के से, सार्वजनिक क्षेत्र के से, संयुक्त क्षेत्र के से या सहकारी क्षेत्र के से। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, मारुति उद्योग लिमिटेड आपका सहकारी क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है। उद्योग भी दोस्तों विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो निजी व्यक्ति जो उद्योग लगाता है वो निजी कहलाता है, जिसमें राज्य सरकार की इन्वेस्टमेंट शामिल होती है वो राज्य सरकार का कहलाता है। सार्वजनिक उद्योग भी होते हैं, संयुक्त भी होते हैं, सरकार के और किसी व्यक्ति के। ओके दोस्तों, अब देखिए थोड़ा और ब्रीफ कर देता हूँ। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है या व्यक्तियों के किसी ग्रुप द्वारा भी किया जा सकता है। और दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का जो स्वामित्व और संचालन होता है वो सरकार द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, सरकार द्वारा। जैसे दोस्तों एक कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, वो दोस्तों आपका उसका संचालन जो सरकार के द्वारा होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। कौन सी दोस्तों, ये ऑप्शन जो तीसरा आपका दे रखा है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अंतर्गत आती है। आगे बता दूं दोस्तों, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। तीसरा दोस्तों सहकारी, जो 5वां विकल्प मैंने दिया है यहाँ पर, सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व होता है और संचालन जो होता है दोस्तों कच्चे माल के उत्पादकों या कामगारों दोनों द्वारा होता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और डेयरी सहकारी उपक्रम। दोस्तों इसमें क्या है कि जो व्यक्ति जो होते हैं उनका भी इसमें हिस्सा होता है। ओके दोस्तों, जो वहाँ काम करते हैं वर्कर्स का भी इसमें हिस्सा मौजूद होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर आपका 7वां, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विमानों, हेलीकॉप्टरों, जेट इंजनों
और एवियोनिक्स और इनके कल पुर्जों का निर्माण किया जाता है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या मारुति उद्योग लिमिटेड, या आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जो आपका पहला विकल्प है, उसके द्वारा विमानों, हेलीकॉप्टरों, जेट इंजनों, एवियोनॉटिक्स और कल पुर्जों का निर्माण किया जाता है। दोस्तों ये भारतीय एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। ये भारतीय वायुसेना और नागरिक होती हैं उनको सुविधा उत्पन्न कराती है और रक्षा भी उत्पन्न कराती है। विभिन्न प्रकार के विमान उत्पादों का उत्पादन करती है, रख रखाव करती है, उन्नयन करती है। और दोस्तों इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड विश्व के सबसे बड़े एयरोस्पेस निर्माता कंपनियों में से एक है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से जो उद्योगों की अवस्थिति होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल व श्रम, पूंजी, बाजार, विद्युत, परिवहन और संचार। तो दोस्तों यहाँ क्या पूछ रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। केवल पहला व दूसरा, केवल तीसरा व चौथा, केवल चौथा और घ उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 8वें प्रश्न का जो है आपका उपरोक्त सभी जो ऊपर दिए गए हैं वो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे कि दोस्तों कच्चा माल हुआ, भूमि हुई, जल श्रम हुआ, पूंजी, बाजार, विद्युत, परिवहन और संचार। देखिए दोस्तों, उद्योगों की अवस्थिति यानी उद्योगों को लगाने के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध हों जिसमें दोस्तों उद्योग फल फूल सके। कभी कभी सरकार दोस्तों उद्योगों के लिए कम दाम पर बिजली उपलब्ध करवाती है। इसके साथ ही कम परिवहन लागत, अवसंरचना जैसी प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी दोस्तों उद्योग स्थापित किए जा सके। औद्योगिकरण से प्राय दोस्तों नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें उद्योगों के लिए आवश्यक होती हैं। देखिए दोस्तों, उद्योगों के लिए क्या क्या आवश्यक है तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। सबसे पहले तो कच्चे माल को उपलब्ध होना चाहिए, कम दर पर बिजली मिलनी चाहिए, श्रमिकों की उपलब्धता होनी चाहिए, पूंजी लगाने वालों को होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, बाजार पास होना चाहिए जिससे माल की खपत हो सके, पानी मिलना चाहिए जिससे व्यापार में काम किया जा सके, संचार के माध्यम होने चाहिए, परिवहन होना चाहिए जिससे माल को दूसरे स्थान तक पहुँचाया जा सके, भूमि होनी चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए। यानी कि दोस्तों उद्योगों की अवस्थिति के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए इन सारे फैक्टरों का या इन सारे कारकों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए, औद्योगिक तंत्र में शामिल है निवेश, प्रक्रम, निर्गत, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं बता दूं, औद्योगिक तंत्र में आपके ये सारे के सारे शामिल हैं यानी कि उपरोक्त सभी। थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में दोस्तों कपास हुई और मानव श्रम हुआ, और मानव श्रम और कारखाना और परिवहन लागत निवेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? निवेश। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो सारी चीज़ें निवेश के अंतर्गत आती हैं। जैसे कपास कहाँ से आएगी, मानव श्रमिक, कारखाना, परिवहन के साधन, ये सारे के सारे निवेश के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों पराक्रम के अंतर्गत क्या आता है? पराक्रम में दोस्तों आपका ज़्यादा कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल होती है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, निवेश के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या शामिल होता है, पराक्रम में क्या शामिल होता है ये मैंने आपको बताया। इसमें दोस्तों कच्चे माल को परिष्कृत माल में कन्वर्ट करते हैं यानी कि बदलते हैं। निर्गत क्या है दोस्तों? पूरी तरह तैयार उत्पाद या अंतिम उत्पाद एवं उससे अर्जित जो आय होती है यानी कि इनकम जो होती है वो निर्गत कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। भारत में कहाँ कहाँ पर औद्योगिक प्रदेश स्थित हैं? अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश में, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भारत में हमारे जितने भी क्षेत्र दे रखे हैं उन सभी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र हैं। भारत में दोस्तों इसके अलावा भी कुछ अन्य औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, और दोस्तों जो हुगली नदी के किनारे पर पश्चिमी बंगाल में स्थित है। और दोस्तों वर्तमान में सबसे लेटेस्ट आपका गुड़गांव जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है फिलहाल अपने भारत में। दिल्ली है दोस्तों, मेरठ औद्योगिक प्रदेश है, और दोस्तों तिरुवनंतपुरम में आपका कोल्लम औद्योगिक प्रदेश है। ये सारे औद्योगिक प्रदेश आपके भारत में स्थित हैं। आगे देखिए 11वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब गठित हुई थी? 3 दिसंबर 1998, 27 दिसंबर 1975, 29 अक्टूबर 2009, 7 मई 2000। तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी आपकी 3 दिसंबर 1998 को घटित हुई थी। और दोस्तों जो दूसरी डेट दे रखी है आपकी 1975, ये आपकी चासनाल खनन आपदा हुई थी। और जो 2009 की जो डेट दे रखी है वो जयपुर तेल डिपो में आग लगी थी। और दोस्तों जो 2020 की डेट दे रखी है इस तारीख में आपकी विशाखापट्टनम में गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी एक औद्योगिक विपदा थी
जो आज तक की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। इसमें दोस्तों यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड और अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोनेट गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,000 से ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी दोस्तों एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित हैं। देखिए अगला प्रश्न, चीन के गाओ कायो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट कब हुआ था? 23 दिसंबर 2005, 21 दिसंबर 1921 और 29 अक्टूबर 2009 या 7 मई 2020। तो दोस्तों मैं बता दूं 23 दिसंबर 2005 में आपके जो चीन के गाओ कोआ और चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट हुआ था। ओके दोस्तों, यहाँ दोस्तों यह विस्फोट में दोस्तों 243 लोगों की मृत्यु हुई थी तथा 9,000 से ज़्यादा लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर आपका 13वां, सनराइज उद्योगों में शामिल है प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, सत्कार और शिक्षा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल पहला यानी कि प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य, और केवल तीसरा व चौथा यानी सत्कार और शिक्षा, केवल चौथा यानी शिक्षा है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं बता दूं सनराइज उद्योगों में आपके सारे शामिल हैं, प्रौद्योगिकी भी, सत्कार भी, स्वच्छ भी, स्वास्थ्य भी और शिक्षा भी। अब दोस्तों सत्कार से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सत्कार कौन सा उद्योग है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों इसके अंतर्गत आतिथ्य उद्योग आते हैं। आतिथ्य यानी स्वागत करने वाले, जैसे कि आपका हॉस्पिटैलिटी उद्योग कहलाता है, या कह सकते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और होटल आ जाते हैं, रेस्टोरेंट आ जाते हैं, रिसोर्ट आ जाते हैं, लॉज आ जाते हैं, टूरिस्ट पैलेस आ जाते हैं। ये सब के सब आपके सत्कार उद्योग के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, निम्नलिखित में से नया उभरता हुआ उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, निम्नलिखित में से कोई नहीं है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे उभरता हुआ उद्योग आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। कौन सा दोस्तों? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। आगे बढ़ते हैं, विश्व में लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र के देशों में शामिल हैं। कौन कौन शामिल है दोस्तों? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस, या फिर आपका भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान। भारत के बेंगलुरु प्रदेश में, मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ विश्व में लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र आपके हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस, यानी कि यहाँ पर आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरी दोस्तों भारत हुआ और आपका हांगकांग हुआ, ये वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र आपके, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है उसके प्रमुख केंद्रों के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो दोनों विकल्प आपके दे रखे हैं, विकल्प नंबर तीसरा और चौथा, यानी कि भारत का बेंगलुरु और मध्यवर्ती कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी, यह आपके सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16वां, निम्नलिखित में से किसे लोह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? लोह अयस्क को, चूना पत्थर को, कोयला को, पेट्रोलियम को। तो दोस्तों लोह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में पेट्रोलियम को उपयोग नहीं किया जाता, बाकी सब आपका लोह अयस्क, चूना पत्थर और कोयला इन सब को यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता कहलाती है? लोह अयस्क, परिशोधन, प्रतिरोधक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं लोहे अयस्क से या लोह इस्पात से कुछ बनाने के लिए लोहे को गलनांक बिंदु तक गलाया जाता है और उससे गाटर बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं दोस्तों जो घरों में यूज़ में आती हैं। देखिए दोस्तों लोह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, जिसमें दोस्तों कच्चे माल को पहले भट्टी में झोंका जाता है या रखा जाता है, जिसे पिघलाया जाता है, उसके बाद उसे परिशोधित किया जाता है। परिशोधन के बाद दोस्तों जो उत्पाद या इस्पात जो प्राप्त होता है वो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ओके दोस्तों प्रतिरोधक क्या होता है ये बता देता हूँ। दोस्तों जैसे एल्युमिनियम हुआ, निकल, तांबा जैसी धातुएं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिला करके मिश्र धातु बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य रूप से कठोरता प्रदान करती है दोस्तों, दृढ़ता और जंग रोधक भी होती है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिरोधक कहलाता है। यानी मिश्र धातु प्रतिरोधक के रूप में जानी जाती है, जिसमें जंग नहीं लगती है। आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 18वां, 1 टन इस्पात उत्पादन के लिए कितना कोयला या टन अयस्क या चूना पत्थर कितनी मात्रा में होना आवश्यक है?
8 टन कोयला, 4 टन अयस्क, 1 टन चूना पत्थर, या फिर आपका 16 टन कोयला, 8 टन अयस्क या 2 टन चूना पत्थर, या 4 टन कोयला, 2 टन अयस्क और 3 टन चूना पत्थर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1 टन इस्पात उत्पादन के लिए 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क और 1 टन चूना पत्थर होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। 19वें नंबर का प्रश्न, किसे आधुनिक उद्योग का मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? लोहा उद्योग को, टिन को, इस्पात को या तांबा को? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस्पात को आपको आधुनिक उद्योग की मेरुदंड कहा जाता है, बैकबोन यानी कि। अगला प्रश्न 20वां, इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1800 ईसा पूर्व यह उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चे माल, विद्युत की आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। तो दोस्तों कोई भी उद्योग वहीं पर ही फल फूल सकता है जहाँ पर कच्चा माल हो, बिजली की आपूर्ति हो और बहता हुआ जल आसानी से मिलता हो, यानी कि ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित शुरू हुए। तो दोस्तों ये पॉइंट भी सही है। आप देखते हो कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त जो भी कथन दे रखे हैं वो सारे आपके सत्य है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों 1800 ईसा पूर्व जो है, जो बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति यानी कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवों के निकट वहाँ पर स्थिति थी, इसलिए वहाँ पर उद्योग स्थापित होते थे। और दोस्तों 1950 के बाद के बारे में बता देता हूँ कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था, इसलिए दोस्तों समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होना शुरू हो गए थे। और दोस्तों इस समय तक बहुत विशाल हो गया था क्योंकि दोस्तों लोहा जो था विदेशों से आयात करना पड़ता था, इसलिए समुद्र पत्तन के निकट होना इस्पात उद्योग का काफ़ी लाभदायक होता था। आगे देखिए, मैंने यहाँ पर चित्र लगाया है, लोह इस्पात के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र आपके इस नक्शे में दिखा रखे हैं पूरे विश्व के अंतर्गत। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 21वां, इस्पात उत्पाद केंद्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपका कौन सा इस्पात उत्पादन केंद्र स्थित है? तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके छत्तीसगढ़ में भिलाई आपका स्थित है। अगर कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो कर्नाटक में आपका भद्रावती और विजयनगर स्थित है। कौन सा दोस्तों? भद्रावती और विजयनगर स्थित है। अब दोस्तों अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में आपके जो आंध्र प्रदेश में आपका शायद यह ऑप्शन में ना दिया गया है, नहीं दिया गया दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम वाला जो है वो स्थित है। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विशाखापट्टनम वाला, ऑप्शन डाल करके आप लोग लिख लेना विशाखापट्टनम वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तमिलनाडु में जो आपका सलेम वाला है वो स्थित है, सलेम जो है इस्पात उद्योग केंद्र स्थित है। और दोस्तों अगर झारखंड की बात की जाए तो जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उत्पादन केंद्र आपके झारखंड में स्थित हैं। और दोस्तों अगर उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की, तो आपके उड़ीसा में जो है राउरकेला इस्पात केंद्र आपका स्थित है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों दुर्गापुर और बर्नपुर आपके यहाँ पर ऑप्शन जो हैं ऊपर बच गए हैं। ये दोस्तों इसके बारे में और आपको बता देता हूँ, ये आपके पश्चिमी बंगाल में स्थित हैं। कहाँ पर है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल में आपके दुर्गापुर और आपके बर्नपुर स्थित हैं, जो इस्पात उत्पादन के केंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए प्रश्न नंबर 22वां, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे टिस्को कहते हैं कहाँ स्थित है? झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यह आपकी झारखंड में स्थित है। देखिए दोस्तों 1947 में जमशेदपुर में निजी स्वामित्व का इस्पात कारखाना जिसका नाम था टिस्को स्थापित हुआ था। दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात दोस्तों भारत सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोह इस्पात संयंत्र केंद्र स्थापित किए। दोस्तों टिस्को की जो शुरुआत थी झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों साकची, उस स्थान का नाम बदल करके दोस्तों आगे चल के जमशेदपुर रख दिया गया। और यह स्थान दोस्तों बंगाल नागपुर रेल मार्ग और कालीमाटी स्टेशन से मात्र 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो इस उद्योग के लिए अनुकूल था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 23वां, टिस्को को डोलामाइट और मैगजीन कहाँ से प्राप्त होता है? झरिया से, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से, बिहार से या राजस्थान से? तो दोस्तों मैं बता दूं, झरिया और जो आपका है झरिया से टिस्को को आपका डोलामाइट और मैगजीन प्राप्त होता है। झरिया जो कि दोस्तों आपके झारखंड में स्थित है, कोयला खदानों के लिए जाना जाता है। दोस्तों
आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न से पहले मैंने यहाँ पर एक चित्र लगाया है जहाँ पर जो टिस्को जो आपकी स्थापित है उसके देखिए टाटा नगर रेलवे स्टेशन भी पास में है, ये आपका कारखाना है दोस्तों, और यहीं पर आपकी नदी भी बहती है स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी, यानी कि उद्योग के लिए यहाँ पर हर प्रकार से बेहतरीन परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण उद्योग यहाँ पर फल फूल रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24वां, संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात नगर पिट्सबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोएस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो बिल्कुल सही है दोस्तों। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लोएस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है, जो बिल्कुल सही है दोस्तों। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने भी हैं। ये रेल और रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ये सारे पॉइंट यहाँ पर जो दिए गए वो सही है दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा, यहाँ पर सारे ही कथन सत्य हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर। देखिए किसी भी उद्योग के लिए दोस्तों, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, लोहेस की आवश्यकता होती है और परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है दोस्तों, और मार्केट की आवश्यकता होती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो इस्पात नगर है पिट्सबर्ग के पास वो सारी चीज़ें हैं उद्योग के लिए, जो कि उसके पास है, जो अच्छा एक व्यापारिक नगर बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25वां, ग्रेट लेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें इन्हें महान झीलें भी कहते हैं जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, ग्रेट लेक्स में 5 झीलें शामिल हैं जिन्हें महान झीलों के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। देखिए विशेष रूप से कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर फैली खारे पानी की झीलें हैं। तो दोस्तों ये खारे पानी की झीलें तो नहीं है, ये दोस्तों मीठे पानी की झीलें हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही नहीं पूछ रहा, हो सकता है यही है दोस्तों, क्योंकि ये जो झीलें हैं मीठे पानी की झीलें हैं। ग्रेट लेक्स के नाम दोस्तों सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी है। सुपीरियर झील दोस्तों सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च प्रवाह वाली स्थिति पर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपके इस प्रश्न का उत्तर हुआ दूसरा, क्योंकि सारी जो झीलें हैं मीठे पानी की झीलें हैं, ना कि खारे पानी की। देखिए दोस्तों 26वां प्रश्न, वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है कपास एवं ऊन, पटसन, सिल्क एवं जूट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी कपड़ा जो उद्योग है आपका वस्त्र उद्योग, उसमें कपास की भी आवश्यकता होती है, ऊन की भी, पटसन की भी, सिल्क की एवं जूट की। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा नहीं है? कपास एवं ऊन, नाइलॉन, लीलन एवं जूट। तो दोस्तों मैं बता दूं प्राकृतिक रेशा नहीं है पूछ रहा है, तो प्राकृतिक रेशा जो है आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर, नाइलॉन जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है दोस्तों। नाइलॉन आपका मानव निर्मित रेशे के अंतर्गत आता है। दोस्तों एक बात बता दूं, धागे से कपड़ों की बनाई एक प्राचीन कला है। वस्त्र उद्योगों में दोस्तों कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, और दोस्तों रेशे जो होते हैं वस्त्र उद्योग के कच्चे माल होते हैं। और दोस्तों लीनन के बारे में बता दूं, लीनन क्या है? लीलन और जूट दोनों प्राकृतिक रेशे हैं जिनसे कपड़े बनते हैं, लेकिन लीलन जो है दोस्तों पटसन के पौधे से, पटसन के जो पौधे होते हैं उससे बनता है लीलन। ओके दोस्तों, और जो दोस्तों नायलॉन बताया गया है, जैसे जो आपने देखा होगा मोची जो बैठा रहता है वो चप्पलों को सिलने के काम में लेता है, वो नायलॉन का धागा होता है जो ज़्यादा मजबूत होता है, टूटता नहीं है। प्रश्न नंबर 28 में देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशे हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और रेयन। तो दोस्तों उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी यहाँ पर दिए गए मानव निर्मित रेशे यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर विकल्प आपका सही आएगा, सारे के सारे रेशे मानव निर्मित रेशे हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको पॉलीसेटर के बारे में। पॉलीसेटर जो है दोस्तों पेट्रोलियम से बना होता है, पूरी तरह से सिंथेटिक रेशा है। और एक्रेलिक के बारे में बता दूं दोस्तों, पेट्रोलियम आधारित सिंथेटिक रेशा है, ऊन जैसा दिखता है। और रेयान के बारे में बता दूं दोस्तों, लकड़ी के गूदे से बना होता है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सिंथेटिक रेशा, जो मुलायम और हवादार होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 29वां, देश में पहला वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता में, मुंबई में, ढाका में या गुजरात में? तो दोस्तों देश में पहला वस्त्र उद्योग आपका कोलकाता में स्थापित हुआ था। थोड़ी जानकारी दे दूं दोस्तों, देश में पहला वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप जो आपका फोर्ट गैलिस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद वो बंद हो गया दोस्तों,
क्योंकि वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन महंगा और दोस्तों बनने से अधिक जो होता था समय लगता था, यानी कि टाइम ज़्यादा लगता था। और दोस्तों परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से कंपटीशन नहीं कर सकता था दोस्तों, क्योंकि वहाँ से जो होता था आपका कम खर्चे पे और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण मशीनों द्वारा और औद्योगिक यूनिट से किया जाता था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न देखिए। भारत में पहली सफल यंत्रीकृत यानी मशीनों से जो वस्त्र बनाए जाते थे वो मिल कहाँ पर स्थापित की गई? कलकत्ता में की गई, पंजाब में की गई, गुजरात में की गई या मुंबई में की गई? तो दोस्तों मैं बता दूं मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 31वां, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों जो कपड़ों का हब माना जाता है उसे मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोलकाता को, मुंबई को, भीलवाड़ा को, अहमदाबाद को। तो दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि भीलवाड़ा है उसे राजस्थान का वस्त्र उद्योग का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में साबरमती की जो तट है उस पर स्थित है। 1859 में यहाँ पर पहली दोस्तों सूती मिल स्थापित हुई थी। ओके दोस्तों, यह जल्दी मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया था। अनुकूल परिस्थितियों के कारण अहमदाबाद में दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग के विकास में काफ़ी सहायता मिली थी। प्रश्न नंबर आपका 32वां देखिए, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है टोक्यो को, नागोया को, ओसाका को या हिरोशिमा को? तो दोस्तों जापान का जो ओसाका शहर है उसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जापान का प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है। और दोस्तों यहाँ इस उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है, क्योंकि दोस्तों ओसाका के चारों तरफ जो विस्तृत मैदान है जिससे दोस्तों भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। जलवायु का आर्द्र होना भी काफ़ी सहायक था दोस्तों, जिसमें दोस्तों कटाई और बुनाई में सहायता मिलती थी। और यूडो नदी जिसमें दोस्तों पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी और श्रमिक भी आसानी से मिल जाते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जापान के वस्त्र निर्माण के केंद्र ओसाका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए कपास मिस्र से और भारत से, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, जापान के वस्त्र निर्माण उद्योग ओसाका के लिए कपास जो है भारत से जाती है, चीन से भी जाती है और यूएसए से भी जाती है। कपास वो कच्चा माल है दोस्तों जिससे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है, यानी दूसरे देशों में बेचा जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से इसका एक अच्छा बाजार है। दोस्तों किसी भी चीज़ की वस्तु जो किसी भी चीज़ का मूल्य कम होगा और गुणवत्ता अच्छी होगी तो उसे बाजार भी अच्छा मिलेगा। ओसाका के इस उद्योग का स्थान वर्तमान में लोह इस्पात, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, सीमेंट आदि उद्योग लेते जा रहे हैं। दोस्तों इस बात का मतलब मैं आपको समझा दूं कि दोस्तों जापान में दोस्तों जो मूल उद्योग जो था वो आपका वो सूती वस्त्र उद्योग ही था उस क्षेत्र का। परंतु दोस्तों वर्तमान में क्या है, ओसाका के इस उद्योग का स्थान जो है लोह इस्पात उद्योग जापान में मशीनरी, ऑटोमोबाइल और सीमेंट उद्योग आदि लेते जा रहे हैं। अब देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों पहला, दूसरा और आपका तीसरा व चौथा या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर आपके उपरोक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने से वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की इच्छा शक्ति प्रबल होती है और वो आप लोगों को ऐसी अच्छी वीडियो उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्प रहता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारी वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ।